हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैरियर एकेडमी स्कूल वीनमाल। लास्ट वीडियो हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किस प्रकार से हुआ है। अब हमें आगे देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम में किस टाइप से इनकी पोजीशन है। और क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे पूछना स्टार्ट किया कि इनकी पोजीशन भी बताओ एटम में किस प्रकार से है। तो सबसे फर्स्ट सर जे थॉमसन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया था, पलंग पुडिंग मॉडल या वाटर मिलन मॉडल। उससे पहले मैं आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की कंपैरिजन बता देता हूँ कि वो उससे कितना गुना डेंस या कितना गुना लेस है। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम है। वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन की कंपैरिजन में देखिए आप 1/1837 और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में 1/1838 है। ये आपको यूनिट याद रखनी है। अब चलते हैं पलंग पुडिंग मॉडल की ओर या वाटरमेलन मॉडल। तो क्या हो रहा होगा, समझ लिए कि सर जे थॉमसन तरबूज खा रहे होंगे और उस टाइम किसी ने पूछ लिया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है उनकी एटम के अंदर पोजीशन क्या है। तो उन्होंने नॉर्मली बता दिया कि जिस प्रकार से तरबूज है, तरबूज में ये जो लाल जो पल्स होते हैं या जो लाल हमारे खाने का पार्ट होता है वो नॉर्मली प्रोटॉन हो जाएगा और बाकी जो अंदर काले बीज है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए आप इस मॉडल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है, जो नॉर्मली क्या होता है रेड टाइप का होता है, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक सीड्स हो जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अंदर जैसे होते हैं। ये हाइड्रोजन मॉडल के बारे में बता दिया था। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए इस टाइप से था। अगर दूसरी एटम की बात करें तो दूसरे एटम के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है वो लेयर के फॉर्म में रहते हैं। बाकी तो सेम ही रहने वाला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट जो न्यूट्रॉन है वो लेयर के फॉर्म में लेने वाले हैं। तो ये उनका एक मॉडल था जो कोई एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं था, नॉर्मली उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी थी जो उन्होंने बता दी। अब ये बाद में जाके फेलियर भी हुआ क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंट के बेस पे तो था नहीं। बट उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल होगा। ये बात उनकी एकदम सही थी। उन्होंने इसका एक रीज़न भी दिया कि जितनी भी नेचर ऑकरिंग है, अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब कैसे होने वाली है, स्फेरिकल शेप में होने वाली है। क्योंकि जितनी हम चीज़ें देखते हैं सब कैसी देखने वाली है, जैसे वाटरमेलन को देख लीजिए, सन को देख लीजिए, या प्लैनेट्स देख लीजिए, जितने भी सब स्फेरिकल है। तो कहने का मतलब अगर माइक्रो लेवल पर भी देखेंगे एटम तो वो भी कैसे होने वाला है, स्फेरिकल। तो इसी बेस पे कहा था कि इट इज़ स्फेरिकल बिकॉज ऑल नेचर ऑकरिंग थिंग, एंड सर जे थॉमसन सेड ऑल नेचर ऑकरिंग थिंग्स आर स्फेरिकल। अब उसके बाद जो आगे का पॉइंट है, बिकॉज दूसरा और रीज़न ये भी था कि अगर कोई स्फेरिकल शेप में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। अब जैसे आपकी बारिश की बूंद है वो नीचे आते कौन सा शेप लेती है, राउंड शेप एंड स्फेरिकल शेप लेती है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये था सर जे थॉमसन का मॉडल। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, हेलो गाइस, तो अब आगे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको फिजिक्स फिनोमेना है उसको समझा देता हूँ, क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। अगर मान लीजिए, आप सपोज कीजिए आप इस पोजीशन पे खड़े हो और आपने एक रस्सी बांधी है और यहाँ पर रस्सी से एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल आपके बांधी हुई रस्सी से, और आप यहाँ पे खड़े हो और इस बॉल को आप घुमा रहे हो। आप बचपन में किया भी होगा, इस बॉल को आप राउंड राउंड घुमा रहे हो। अगर राउंड राउंड घुमा रहे हो तो ये बॉल यहाँ से घूमने वाली है। अब ध्यान से देखो इधर, मान लो ये बॉल है, इसका मास m हो गया, इस बॉल का मास m हो गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। अब इस बॉल को अगर ऐसे ही घूमना है तो ऐसे ही घूमने के लिए यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई होंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा फोर्स है, सबसे पहले अगर बात करें फोर्स की, तो जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा, जो अंदर का फोर्स है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की ओर फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगने वाला है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर जब ये दोनों फोर्स, एक तो F जो अंदर की ओर लग रहा है और एक बाहर की ओर लग रहा है, तो Fi इज इक्वल टू F O, यानी जो आउट की तरफ लग रहा है, आउटर फोर्स लग रहा है और जो इनर फोर्स लग रहा है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपकी जो बॉल है वो राउंड राउंड घूमना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक घूमेगी जब तक दोनों फोर्स इक्वल है। तो ये एक फिजिक्स फिनोमेना है जिसको आप समझना था। अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। रेडिली जो इनवर्ड है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, रेडिली इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, रेडिली आउटवर्ड जो बाहर की ओर लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका फॉर्मूला F इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। अब बात करते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट अगर कोई दो एटम है Q1 एंड Q2, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, ठीक है। या दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो प्लैनेट है, दो कुछ भी हैवी सब्सटेंस हो सकते हैं या कुछ भी आपके पार्टिकल्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है। अब अगर यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करना है कि कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, तो F इजिकल टू फॉर्मूला हो जाएगा F इजिकल टू K Q1/Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ K क्या है आपकी कांस्टेंट यूनिट है जिसकी वैल्यू है 1/4π/s। अब यहाँ पे K की एक फिक्स वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके बीच में मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर है, सैंड है, ग्लास है, यानी कुछ भी मीडियम हो सकता है। अगर मीडियम चेंज करोगे तो यहाँ पे भी उसका जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। जो एयर में फोर्स लग रहा है वो सैंड में नहीं लग सकता क्योंकि फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा 4πs/0, जो आपके क्या है परमिटिव ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उस पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे ये आपको ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल की ओर कि रदरफोर्ड का मॉडल था क्या। उस टाइम क्या हो रहा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे रिसर्च चल रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो रदरफोर्ड भी क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस टाइम ये पता चल चुका था कि जो लेड होती है, लेड मेटल, वो रेडियो एक्टिव के अंदर जो बहुत हानिकारक जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा सोर्स लिया और उसको लेड से क्या कर दिया, कवर कर दिया। देखो यहाँ पे लेड से कवर कर दिया और थोड़ा सा होल रखा जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल सके। और ये 10 सेंटीमीटर इतना मोटा लिया था ताकि जो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उनको कोई भी हानि नहीं हो, यानी इसको प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो आगे क्या किया, एक गोल्ड की सीट ली, एक गोल्ड सीट ली। देखो ये आपको दिख रही है, ये एक गोल्ड सीट है, क्योंकि गोल्ड सीट बहुत ही मेलेबल होती है। आप उसको बहुत ही पतला से पतला यानी बहुत थीन बना सकते हो, तो बहुत ही मेलेबल होती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड की सीट ली। फिर उन्होंने क्या देखा, आप देखने ऑब्जर्वेशन को बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही उन्होंने एक सरप्राइजिंग देखने को मिला। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारिंग करवाते हैं, तो बम्बारिंग में उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल, ऑलमोस्ट पार्टिकल, मोस्ट ऑफ पार्टिकल गो स्ट्रेट, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल थे वो बिल्कुल ही स्ट्रेट निकल गए। अगर बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाते हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जो मोस्ट ऑफ एटम है वो क्या है, खाली है। क्योंकि अगर कोई खाली पार्ट है तभी तो उस पर से निकल सकता है। अगर उसमें से यहाँ पे अगर कोई खाली पार्ट नहीं होता तो उससे टकराता, उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आता या वापस हीट करके अपनी डायरेक्शन चेंज करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ही सीधे निकल गए। इसका मतलब वो पूरा पार्ट कैसा है, खाली। तो सबसे फर्स्ट ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल गो स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ पार्टिकल गो स्ट्रेट, देन कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ एटम स्पेस इज एम्प्टी। सबसे फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला था। एंड सेकंड देन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही कम पार्टिकल्स, यानी 200 आउट ऑफ 1, यानी 200 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो रहा था, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, यानी जैसे यहाँ सीधा आया यहाँ आते वो डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा था, तो देखिए इधर, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्हें पहले ही पता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से कुछ सब्सटेंस है तो उसके पास जैसे ही आएगा, बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि एटम के अंदर बहुत ही हैवी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो क्या देखने को मिला कि वन ऑफ 200 पार्टिकल्स डाइवर्ट इस पथ, ठीक है। द पथ से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए 200 में वैसे एक पार्टिकल। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि स्मॉल हैवीली पॉजिटिव चार्ज स्पेस इन एटम, ठीक है, बहुत ही छोटा पार्ट है लेकिन बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज है। अब जो थर्ड कंक्लूजन निकला उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कंक्लूजन था। थर्ड में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे पार्टिकल में से बहुत ही कम पार्टिकल, यानी 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो बिल्कुल ही क्या हो गया, बैकवर्ड आ गया, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में जा रहा था बिल्कुल इस डायरेक्शन में वापस आ गया। तो ये इस टाइप को देखने को हमें कब मिलेगा, अगर आप किसी वॉल पे बॉल को फेंकते हो, ठीक है, जैसे आपकी घर पे दीवार है और उसके ऊपर बॉल फेंको तो वापस बैक आएगी। इसका मतलब वो क्या है, डेंस है, हैवी मास है, मैसी है, ठीक है, इसी वजह से वापस आ रहा है। तो ये कंक्लूजन निकला कि 20,000 में से एक पार्टिकल वापस बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ से उन्हें पता चला कि इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ सब्सटेंस है जिससे टक्कर मारकर, जिससे हिट करके वो वापस आ रहा है। तो कंक्लूजन उन्होंने ये बताया कि स्मॉल पार्ट ऑफ एटम
हैवीली मैसी, ठीक है, बहुत हैवी मास है जिससे वो हीट कर रहा है और वापस बाउंस बैक कर रहा है। आल्सो हैवी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि रिपल भी हो रहा है। एंड आल्सो दिस स्मॉल पार्ट इज नेम, रदरफोर्ड ने सबसे पहले इसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लाई, ठीक है। ये जो न्यूक्लाई नाम का जो सबसे फर्स्ट नाम बताया वो भी रदरफोर्ड के तौर पे बताया गया, तो इन्होंने इसको न्यूक्लाई बता दिया कि अंदर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड की कुछ ऑब्जर्वेशन और उनकी कंक्लूजन थी जो बताया। फिर इसी बेस पे उन्होंने एक एटम का मॉडल बताया और उन्होंने कहा कि एटम एक स्पेरिकल होता है, जो सर जे थॉमसन ने भी बता दिया था। अब उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ही एटम के सेंटर में बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज का कोई सब्सटेंस है जिसको हम उन्होंने न्यूक्लियाई बता दिया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। उस टाइम प्रोटॉन के बारे में उन्होंने बता दिया था क्योंकि हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर क्या करेंगे, राउंड, इसके चारों ओर राउंड लगाने वाले, ठीक है। ये उन्होंने बताया था। उन्होंने सबसे फर्स्ट यूनिवर्स की ये जो सिस्टम है उसके बारे में बात की थी कि जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियाई के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये उन्होंने बता दिया था। अब ये जो आपकी एटम है या सॉरी न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस है वो भी कंक्लूड हो चुकी थी। और क्या थी वो आप जान लीजिए। जो न्यूक्लियाई की रेडियस है वो है 10 की पावर -14 टू -15 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये जो यूनिट है ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे कुछ कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है। अगर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, अगर दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। अगर रिपल्सन फोर्स है तो हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। अब सपोज कर लीजिए किसी एटम का एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, जेड। मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन कितने 11, ठीक है। मान लीजिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन कितने 6, तो जो उसका जेड है वो इसका प्रोटॉन हो जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई, चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियाई का, तो एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उसको इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस जेड ही उसका चार्ज हो जाएगा। ये टोटल चार्ज है न्यूक्लियाई का। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था कि अगर दो आपके पास पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच का हमें फोर्स डिटरमाइन करना है, किस टाइप से करते हैं, ये है Q1 और Q2। अब यहाँ पे Q1 क्या देखो, ये जो है ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, ये जेड और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोर्स कंक्लूड करना है। आउटर फोर्स तो मैं पहले ही कर लिया था कि F=mv² होता है। अब इनवर्ड क्या है वो हमें कंक्लूड करना है। तो देखिए यहाँ से F= क्या है, K Q1/Q2 R²। K की वैल्यू 1/4πε। अब Q1 Q2 क्या निकलेगी, तो Q1 है वो आपके प्लस जेड और जो Q2 है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो। तो अब यहाँ पे देखिए जेड मल्टीप्लाई ई, तो क्या हो जाएगा ZE², ठीक है। ये बन के क्या बन गया ZE²। और नीचे 4πε/R² जो इस फॉर्मूले के अंदर है, ठीक है। K की वैल्यू 4πε एंड R², वैसे कैसे आएगी। तो एक फार्मूला कंक्लूड हो गया जो फिजिक्स को एक नई डायरेक्शन भी दे रहा था। रदरफोर्ड का ये मॉडल फिजिक्स के लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट था कि mv² अपॉन R = ZE² डिवाइड बाई 4πε/R², ठीक है। तो ये आपके पास रदरफोर्ड का मॉडल था जिसका फार्मूला भी निकाल दिया था। अब रदरफोर्ड के फेलियर क्या थे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है।